हेलो, हाँ भैया नमस्कार। हम लोग जीके एंड जीके के आर्टिकल में आज पुर्तगालियों की जीजा जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुर्तगालियों की जीजा जो थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वाले थे, अंग्रेज़ थे, वही पुर्तगालियों जीजा थे। उसका कारण देखिए क्या था कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए थे भारत से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सबसे बाद में भारत को छोड़कर जाने वाले कौन थे। जो भी मतलब विदेशी थे उसमें पुर्तगाली थे। पुर्तगाली बहुत बाद में गए, लगभग 1563 में गए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पुर्तगालियों में एक महारानी थी कैथरीन, जिसका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजा के साथ। तो उसमें क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई को दे दिया था अंग्रेज़ों को। तो इस तरह से अंग्रेज़ पुर्तगालियों की जीजा जी हुए। तो वही है जीजा जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों के। तो देखिए इसको हमने लिख दिया है जीजा जी ऐसे करके। और ये मतलब जीजा जी का मतलब हमारा देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है। इसका मतलब गवर्नर जनरल हो गए जी जी का मतलब। तो इसमें देखिए कि इसमें एक कोटेशन जैसे दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं, ई है रॉबर्ट विलियम डफर की मौसी। मतलब ई है रॉबर्ट विलियम डफर की मौसी, एक लाइन है। तो इसमें से पूरा गवर्नर है। जैसे देखिए इरविन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, हेस्टिंग हो गया, हार्डिंग हो गया, विलियम बेंटिंग हो गया, विलिंगटन हो गया, ठीक है। और ये डफरिन हो गया। इसमें कैसे देखिए, हालांकि का से जो है ना तीन है। जैसे कर्जन हो गया, क्लाइव हो गया, आपका कैनिंग हो गया। तो आप जैसे माँ से अब ये माउंटेन हो गया, सीसी राजगोपालाचारी हो गया। और वहीं पे इसको सूत्र से लिख दिया है, मतलब से यहाँ पे कि ए स्क्वायर बी सी की पावर 5 d3 ई एफ जी एच का स्क्वायर अपान L r³ W। ये इस तरह इसका पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक कहानी बताते हैं। तो देखिए क्या है कि ये जो चार्ल्स द्वितीय था उसकी साली थी। तो उसकी साली अपनी बहनों से बताती है चार्ल्स द्वितीय के बारे में कि मेरे जीजा हैं और वो मेरी दीदी को लेकर घूमने गए हैं। तो पहाड़ है, पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, गोलमेज रहता है, वहाँ बैठकर पेपर वगैरह पढ़ते हैं। वहीं पे एक किला फोर्ट बनवाते हैं, बना रहता है, वहाँ वो लोग रहते हैं। उसी बगल में एक झील, डल झील रहती है, फिर पहाड़ वगैरह रहता है, पेड़ पक्षी रहते हैं। इस तरह सब करके बताते हैं। इससे हमने कहानी निकालने की कोशिश की। जिससे देखिए गोल मेज है तो 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस गोल मेज सम्मेलन से बहुत क्वेश्चन बना है। अब गोल मेज सम्मेलन के समय कौन था गवर्नर, क्या और कब हुआ था, कहाँ हुआ था। हालांकि लंदन में हुआ था गोल मेज सम्मेलन। उसके समय गवर्नर कौन था, कौन भाग लिया था, कौन कैसे। तो देखिए फोर्ड से चेम्स फोर्ड हो गया। माउंट पर्वत, माउंट है माउंटेन, माउंट से माउंटेन हो गए। ये डल झील है, डल झील से डलहौजी हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब ये कहानी बनाया गया है यहाँ पे, वो थोड़ा से इंट्रोडक्शन के लिए। तो इतना सारा चीज़ है, बहुत इसमें है। फिर जैसे देखिए ये लोग जाते हैं, बारिश होती है तो बारिश में एक जगह बैठते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, फिर भुट्टा वगैरह खाते हैं। जैसे भुट्टा खाते हैं तो कर्ण माने भुट्टा होता है, तो कर्नावलिस हो गया। तो कर्नावलिस से तो भुट्टा वाला गवर्नर हो गया। डलहौजी हो गया। डलहौजी देखिए, डलहौजी जो है झील झील वाला गवर्नर है। जबकि डलहौजी जो है, डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है। डलहौजी को भारत का निर्माता कहा जाता है और डलहौजी ने भारत को बहुत कुछ चीज़ दिया है। उसके बाद तो ये सारी कहानी बनती। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला दिया है A²B C⁴ D3 EF GH² अपान L r³ W, ऐसे करके दिया। अब यहाँ जैसे देखिए A² दिया है, तो A² में देखिए क्या है, ए 2 बार है। अब इसी चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये ए से पहला ए है, ठीक है ना। अब पहला ए है तो अब इसमें पहला ए से देखिए, ए से आकलैंड। आकलैंड ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने शेर सूरी मार्ग का नाम बदल के जीटी रोड रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर से। आपसे बता दें कि बहुत प्रश्न पूछा जाता है गवर्नर से। तो आकलैंड ही ऐसा गवर्नर था जिसने शेरशाह सूरी मार्ग को बदल कर, नाम बदल कर जीटी रोड रखा था, शेरशाह सूरी। और उसके बाद यही आकलैंड ही था। आकलैंड ने कहा कि भारतीय बच्चे जो हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं।
इसी आकलाइन ने छूट दिया था और आकलाइन ने जीटी रोड दिया था। उसके बाद देखिए ए से दूसरे पर आते हैं तो आर्चीबाल्ड वेबले। आर्चीबाल्ड वेबले कौन है? आर्चीबाल्ड वेबले ही ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके समय संविधान निर्माण सभा बनी थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान निर्माण सभा के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो आर्चीबाल्ड वेबले था जिसके समय संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ बना था। अब एक के बाद बी पर आते हैं। बी से जैसे बेंटिंग, बेंटिंग को विलियम बेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेंटिंग भी आपसे बता दें कि बेंटिंग भी बहुत काम किया है। और बेंटिंग का आपको बता दें तो बेंटिंग देखिए कुप्रथाओं का विनाश करने वाला एक प्रकार से गवर्नर था, आपसे बताएं। क्योंकि बेंटिंग देखिए जितनी कुप्रथाएं थी उस सब को ज़्यादा तक बेंटिंग ही ख़त्म किया है। हालांकि जैसे दास प्रथा है एलनबरो में आता है, और नहीं बाकी जितनी प्रथाएं जैसे सती प्रथा हो गया, बलि प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गया, शिशुवध प्रथा हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को इसने ख़त्म किया था, ठीक है, तो बेंटिंग ने। और बेंटिंग देखिए भारत का अंतिम गवर्नर था। बेंटिंग के पहले एक चीज़ आपको बता दें, बेंटिंग के पहले गवर्नर का सिस्टम चल रहा था, मगर बेंटिंग जब गवर्नर था तो उसी समय अंग्रेज़ों ने एक चार्टर एक्ट लाया 1833, और उसमें उन लोगों ने कहा कि देखिए जो बंगाल का गवर्नर होगा अब वही भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो गवर्नर का पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में कर दिया गया। तो उस समय क्या था कि बेंटिंग ही था, तो बेंटिंग ही के समय में हुआ, तो बेंटिंग बंगाल का गवर्नर भी था और बेंटिंग को ही बंगाल का जनरल गवर्नर भी बना दिया गया था। तो इस तरह से बेंटिंग में 2 क्वेश्चन बनता है और काफ़ी पूछा जाता है। और सिर्फ गवर्नर शब्द और जनरल गवर्नर शब्द की वजह से कन्फ्यूजन आ जाता है। तो बेंटिंग के समय में ये सिस्टम आया था, तो बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और बेंटिंग को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बेंटिंग ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और 1833 में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो बेंटिंग ही भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस तरह बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और बेंटिंग ने प्रथाओं के अंत करने में कई प्रथाओं का अंत किया। जैसे देखिए बेंटिंग इस प्रकार बेंटिंग ने देखिए बेंटिंग ने बलि प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा, शिशु हत्या प्रथा पर रोक लगाई। रोक लगाने क्या, ये गवर्नर था, अंग्रेज था, और ये सब प्रथाएं भारत में चल रही थी। भारत के लोगों में क्या दम था, ये कुछ थे तो कुछ इनमें उस समय वो थोड़ी था। जैसे अब शिशु हत्या प्रथा चल रहा था लोगों में, अब जैसे गवर्नर कह दिया कि नहीं ये सब बंद करो, नहीं होगा, अब कोई चूँ से पू करेगा तो ये काट मार के फेंक देगा, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कुछ करने की। अब जैसे सती प्रथा है, लोग कहते थे कि भाई इसका आदमी मर गए, चीता के साथ ही जल जाए। अब उसमें जैसे राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और बंगाल के थे, ब्राह्मण थे। तो अब इनकी भाभी को के साथ ये घटना हुई, राजा राम मोहन राय को ये बात बड़ी बुरी लगी, मतलब बड़ा दुख गया, क्योंकि राजा राम मोहन राय की माताजी मर गई थी और उनकी भाभी ही उनका देख रेख करती थी। अब ये जब देखा गया कि राजा राम के बड़े वाले भाई मर गए, तो इनकी भाभी को ज़बरदस्ती बांध के झोंक दिया उसमें चिता में, और फिर उसके बाद वो किसी तरह मान लीजिए लोग झोंक कर चले आए कि मर गई होंगी, और बेचारी किसी तरह चिता से बाहर निकल के बाहर चली गई, और वहीं कराह रही थी। राजा राम मोहन राय शाम को गए चिता की तरफ, तो देखे तो उनकी भाभी वहीं पड़ी हैं, कराह रही दर्द से, हालांकि बाद में एक्सपायर हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा बंद करवाया था। तो ये बेंटिंग से बताया कि ऐसी सी बात है। बेंटिंग ने कहा रुको अभी बताता हूँ हरामियों को, और इन्होंने ये एक्ट लाया और कहा कि जो ऐसा सती प्रथा का काम करेगा उसको ये सब बंद करे, नहीं करेगा तो फिर कूट के रख देंगे उसको,
किसी की ज़रूरत नहीं हुई, फिर सारी चीज़ें बंद हुई, सती प्रथा हुआ, ठगी प्रथा, बलि प्रथा। अब पहले देखते नहीं, कोई पूजा पाठ होता था तो ज़्यादातर जानवरों को, भैंसा है, गाय है, भैंस है, सबको काट दिया जाता था। हालांकि अब भी चोरी छुपे करते हैं, मगर ये कानूनी अपराध हो गया है, आप कर नहीं सकते हैं ऐसा। हालांकि ये क्या है कि उसमें पॉलिटी में पढ़ेंगे कि कर्ता जो मतलब वो होता है दो प्रकार को, फोर्सिबल और अनफोर्सिबल में। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ों में रोक लगा और विलियम बेंटिंक ने किया। बेंटिंक ने तो इतना काम अच्छा किया था, ठीक है। तो बेंटिंक का नाम से बेंटिंक में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रथाओं में दास प्रथा को छोड़कर नई सारी प्रथाएं बेंटिंक ने ख़त्म किया, और बेंटिंक ही जो था। अच्छा, यहाँ हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बाल विवाह प्रथा किस गवर्नर के समय ख़त्म हुआ था, और बाल विवाह प्रथा में किस भारत के समाज सुधारक, भारत के महापुरुष का योगदान था। ये चीज़ आप लोग देखिएगा, फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसने किया था या इनके समय हुआ था। तो बेंटिंक का हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बी के बाद सी आता है, क्योंकि देखिए बी एक ही बार है, अब सी 5 बार है, ठीक है ना। तो सी से बहुत सारे गवर्नर है, कैनिंग हो गया, क्लाइव हो गया, आपका चेम्सफोर्ड हो गया, कर्जन हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार है। आगे आइए। तो सी से पहला देखिए, सी लिया, सी से कार्नवालिस। तो कार्न माने होता है भुट्टा, जैसे मकाई का भुट्टा होता है, तो कार्न माने होता है भुट्टा। तो कार्नवालिस तो भुट्टा वाला गवर्नर है। इसको कार्नवालिस को देखिए, कार्नवालिस भुट्टा वाला गवर्नर है, मगर इसने भी बहुत कुछ काम किया है, जैसे उसको पढ़ते हैं और बहुत पूछा भी जाता है। जैसे देखिए कार्नवालिस क्या था, जमींदारी इसी ने दिया, जमींदारी प्रथा का जनक ये था, जमींदार इसी ने बनाना शुरू किया था। और जिसका शिकार अब भी लोग गांव में है, जैसे भाई जो दबे कुचले हैं, गरीब दुखिया हैं, देखते हैं 1-2 बीघा खेत है, जो बड़े बड़े या बहुत उस तरह हैं उनके पास 100-100, 40-40 बीघा आज भी खेत है। तो देखिए जमींदारी प्रथा का जनक यही था, भुट्टा वाला। स्थायी बंदोबस्त का जनक भी भुट्टा वाला था। और सिविल सर्विस जो इस समय आईएएस होता है, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, उसकी देन कार्नवालिस की ही सोच थी, कार्नवालिस ने ही दिया था सिविल सर्विस। पुलिस भी कार्नवालिस की देन है, पुलिस का जनक भी कार्नवालिस को कहा जाता है। नहीं देखिए अभी पुलिस की भर्ती हुई है, मेरिट रिजल्ट आया है 60,224 का। कार्नवालिस ना होता तो आप लोग पुलिस ना बन पाते, आज कोई पुलिस की भर्ती ना होती, पेपर ना देता। अब पुलिस, अब भाई कितने लोग छठे, कितने लोग हो गए, जिनका हो गया उनको खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ वो लोग और मेहनत करें, पर जिनका नहीं हुआ उनको दर्द तो होता है ना। तो ये भुट्टा वाला ही है जो पुलिस दिया है, इसी की देन है आज पुलिस की भर्ती हुई है। तो ये चीज़ हुआ। अब उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि 1700 ये जो मतलब वो था स्थायी बंदोबस्त, उसको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता रहा है कि 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट को बंदोबस्त कानून कहते हैं, और इसी को सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। तो देखिए जैसे कहा जाए कि स्थायी बंदोबस्त भुट्टा वाला कार्नवालिस, ये कब आया, 1781 रेगुलेटिंग एक्ट में आया। इसी को सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। भाई इस बंदोबस्त मतलब बंदोबस्त करना, सेटल करना, तो वही चीज़ है, इसको अंग्रेजी में बोल दिया और कुछ नहीं। तो ये तो कार्नवालिस के बारे में इतना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एक सी हो गया। अब दूसरे सी पे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सी। देखिए ये है सी सेकेंड, ये है क्लाइव। क्लाइव का अंग्रेजी मतलब होता है पशु चिकित्सा शिक्षा, क्लाइव माने। तो देखिए क्लाइव का पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। तो अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था, और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, और ये बड़ा तिकड़ीबाज आदमी था, और बड़ा जो है ना प्लासी का जो हुआ था लड़ाई, उसमें देखिए इसी ने इधर उधर करके मिला लिया था, नहीं जीत थोड़ी पाता। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। अच्छा यहीं पे हम आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना।
अब ये इसको जानते हैं, इसको स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेनानायक कहा जाता है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई ये जीता था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये प्लासी का युद्ध पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ, प्लासी का युद्ध कौन जीता था, भारत की तरफ से कौन लड़ा था। अब अभी यहीं पे आते हैं हम लोग। तो देखिए प्लासी के युद्ध 1757 के समय में क्लाइव ही था उस समय का गवर्नर। और प्लासी वाली जो लड़ाइयाँ थी वो क्लाइव ही तो लड़ा था, यही तो उसका सेना नायक था, उसमें सेनापति था। और क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो प्लासी की लड़ाई में क्लाइव ने पैर जमा दिया था अंग्रेजों का, और इसने जीता, तो इसको स्वर्ग। और ये जानते हैं ये एक सेनापति और ये मतलब एक कुशल सेनापति और एक राजनेता भी था ये। तो इस तरह क्लाइव भी काफ़ी मतलब अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। अब आगे आते हैं दूसरी चीज़ पे। देखिए अब थर्ड सी पे आया जाए। थर्ड सी का मतलब देखिए, सी फॉर काइनिंग। काइन माने सकना होता है, अंग्रेजी में काइन माने सकना, तो ये काइनिंग हो गया, ठीक है। तो देखिए काइनिंग के बारे में देखिए एक चीज़ और बताएं कि काइनिंग के पहले लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था, काइनिंग के पहले। और लॉर्ड डलहौजी भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत काम किया है। आगे देखते हैं। तो देखिए काइनिंग भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। असल में हुआ क्या था ना कि देखिए पहले अंग्रेज़ों ने बनाया कि भाई भारत में गवर्नर होगा, फिर 1837 में कह दिया कि नहीं नहीं गवर्नर ही अब गवर्नर जनरल होगा। 1837 में कुछ दिन तक चला, अब इनका दिमाग खसका कि नहीं यार अब इसको दूसरा नाम देते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है अब गवर्नर जनरल नहीं कहोगे, अब वायसराय कहोगे। अब भाई जैसे इन लोगों ने बना दिया हो गया, और हम लोग क्या गुलाम थे, जो ये था कि चलो ठीक है। और जो बनता था वो भाई कंपनी के अधीन रहता था, वहाँ के राजा के उसमें जो सिस्टम था उसके उसमें रहता था। कह दिए कि ये सिस्टम होगा, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो चलो तुम हटो, दूसरे को बैठाते हैं। तो इस तरह करके पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल था, फिर वायसराय था। हालांकि वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल भी लिख देते हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल का जो सिस्टम आए थे 1858 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में गवर्नर ये भारत में तो उस समय ब्रिटिश था, मान के चलिए ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1858 में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय बनाया गया। तो ये मतलब काइनिंग जो था, कैनिंग क्या था कि कैनिंग 1857 क्रांति के समय का गवर्नर जनरल था। कैनिंग जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। और लॉर्ड कैनिंग ही मतलब वायसराय बनने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। और उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 में तो मतलब बता ही दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग जो था इसके पहले डलहौजी था, और डलहौजी वायसराय थोड़ी था। डलहौजी तो ये तो नियम आया था, मगर डलहौजी जनरल गवर्नर के रूप में ही काम करके गया था। तो ये हुआ कैनिंग के बारे में। अब आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे देखिए सी यहाँ पे C4 लिख दिया है हमने, हालांकि हाँ C4 हो गए, C5 पे आते हैं। तो ये चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड क्या था, ये जलियांवाला हत्याकांड के समय का वायसराय यही था, चेम्सफोर्ड भी था। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं, फिर अभी आगे बताते हैं। देखिए चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय का वायसराय यही था। कहीं कहीं पूछ लेता है कि जलियांवाला हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सफोर्ड था। ये किला वाला है, ठीक है। ये घूमने जा रहा है ना, यहाँ देखिए जब इसकी साली बता रही कि जीजा जी घूमने गए हैं, तो ये किला बनाया है ना यहाँ पे, तो यही किला वाला इसी में घुसा है फोर्ड में। तो चेम्सफोर्ड, और ये बाग वोग लगी है, तो ये जो बाग है ये जलियांवाला बाग ही है ये सब, ठीक है ना, ये जलियांवाला बाग है ये। और ये जानते हैं चौरी चौरा गाड़ी से गया है घूमने, चौरी चौरा एक्सप्रेस जो कानपुर से बन के गोरखपुर के लिए चलती है। तो चौरी चौरा कांड होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो चेम्सफोर्ड हो गया, तो चेम्सफोर्ड वही है जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन नहीं हुआ था 1919 में, सैफुद्दीन किचली और ये सब लोगों के उसमें। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद देखिए अगले सी पर आते हैं। तो सी से करजन हो गया। अब देखिए करजन के बारे में भी बहुत सारा कुछ है,
उसको बताएंगे आपको। तो देखिए कर्जन के इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इसी ने बंगाल विभाजन किया था। ये भी बहुत तिकड़ीबाज आदमी था, बहुत राजनीति में ये भी माहिर था। कर्जन और क्लाइव बहुत हरामखोर आदमी थे और तुरंत बांटते थे। हालांकि कुछ अब जैसे इसके पहले जैसे देखिए बेंटिंग ने अच्छा काम किया था, बेंटिंग ने अच्छा काम किया, कर्नावलिस भी कुछ बढ़िया काम करके गया था, मगर ये क्लाइव और ये कर्जन तो बहुत ही दुष्ट आदमी थे। कर्जन तो इतना हरामी था कि इसको औरंगजेब से तुलना करवाते हैं। और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था 1905 में। और उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग हालांकि इसी के समय में आया था, मगर विश्वविद्यालय के मामले में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम डलहौजी ही किया था, झील वाला। तो कर्जन का ये बहुत पूछता है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, यही बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब सी वाला ख़त्म हो गया, सी के बाद देखिए डी पर आ जाते हैं। डी का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वीडियो यहीं रोकते हैं, अगला उस पर चलेंगे। तो डी से देखिए, डी से 3 बनेंगे, D3 है। D3 में देखिए जैसे डुप्ले हो गए, डफरिन हो गया, डलहौजी हो गया। तो डी क्यूब जो था, डी क्यूब मतलब डी क्यूब जो था ना DDU, तो DDU जो था वो चल के मतलब जैसे डुप्ले हो गए, डफरिन हो गए, डलहौजी हो गए, ये हुआ। तो डुप्ले जो था ये सहायक संधि का जनक कहा जाता है, जबकि सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग वेलेजली ने किया था। वेलेजली ने सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, वेलेजली ने। और वेलेजली के अलावा और एलन बरे लोगों ने भी सहायक संधि का प्रयोग किया। जैसे एलन बरो ने सिंध को मिलाया था, हालांकि होलकर को सारा जीवन नहीं मिला पाए थे एलन बरो। तो अब ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? डुप्ले को। सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? तो वेलेजली ने किया था। अब आगे आते हैं, एडी हो गया, डफरिन को भी बाद में बताते हैं, सबसे पहले डलहौजी पढ़ते हैं, ये झील वाला है। तो देखिए पुर्तगालियों का जीजा अब गया है पहाड़ पे, माउंटेन पे, माउंट पे गया है, तो माउंट से माउंटेन बन गया है। तो अब उसके बाद देखिए फिर वहीं पे एक झील है जिसको डल झील कहते हैं। तो डल झील के बारे में देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब डल से डलहौजी, डल से डलहौजी हो गए। तो देखिए डलहौजी ने भाई बहुत अच्छा काम किया था। हम तो कहेंगे कि इस तरह का गवर्नर और होते तो ठीक था। अब मगर कर्जन और क्लाइव जैसे हरामी आदमी होते तो वो तो हरामी खून पी जा रहे थे लोगों का। तो आप देखिए डलहौजी ने बहुत कुछ दिया था, इसीलिए डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है गवर्नर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। डलहौजी का समझ लीजिए कि बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक या निर्माता कहेंगे, डाक का जनक कहेंगे, तार का जनक कहेंगे, रेलवे का जनक कहेंगे, PWD का जनक कहेंगे। PWD अपना ये जो रोड है, पुल है, ये सब PWD में ही आता है। तो अब इस तरह अच्छा आप लोग यहीं पे बताइए कि PWD मंत्री उत्तर प्रदेश का कौन है? यूपी में अभी योगी सरकार है, तो यूपी का PWD मंत्रालय किसके पास था? और इसके पहले इस कार्यकाल के पहले जो योगी का कार्यकाल था उसमें PWD मंत्री कौन था? ये हुआ PWD। और यहीं पे आप ये बताइए कि केंद्र में ये जो सड़क वगैरह है, मतलब सड़क या परिवहन मंत्री कौन है केंद्र का? अब आगे ये चीज़ आपको बताना है। अच्छा जो यूपी का PWD मंत्री है उसका विधानसभा क्षेत्र भी आप बताइएगा कि कहाँ से है। और अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा से आपको ये बोल दें कि नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कहाँ से हैं वो। और ये सड़क एंड रेल परिवहन, सड़क और वगैरह, सड़क मतलब परिवहन के मामले में आपको ये बताना है कि नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र कौन है और यूपी के जो PWD जिसके मंत्रालय में है उसका विधानसभा क्षेत्र कौन है। आगे आते हैं। तो इतना चीज़ों का ये तो डलहौजी था, ठीक है। डलहौजी के बाद फिर अब आते हैं जैसे इसकी बात देखते हैं।
तो ये जो किया उसको देखते हैं। तो डलहौजी ने 1852 ईस्वी में विद्युत तार लाइन शुरू किया। विद्युत तार लाइन, अब जैसे देखिए तार का मतलब वो बिजली वाला तार नहीं है, या फिर जो आप लोग घर में तार लगाते हैं, ये टेलीफोन से मतलब था इसका। वो मतलब जैसे फ़ोन वगैरह करने को इसी को कहते थे। गांव में बहुत से लोग कहते थे कि तार मार दो। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये सोचते थे कि तार मारने का मतलब कोई तार रखी होगा, अभी जाके मार कर चला आएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को तार मारना है। तार मारने का मतलब कि फ़ोन से बात करना है, वो चीज़ है। तो 1852 में विद्युत तार लाइन का यूज किया डलहौजी ने कलकत्ता से आगरा के बीच में। बहुत बार पूछा गया है और इसी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, किस सन में हुआ, और ये इसी में देखिए किस सन में हुआ, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती। पर अभी आप डलहौजी के बारे में पढ़िए। 1852 में विद्युत तार लाइन का प्रयोग कलकत्ता से आगरा के बीच में डलहौजी ने किया। 1852। 1853 अब रेल पे आते हैं। तो 1853 ये डलहौजी की देन है रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी है, जो आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं अभी, एनटीपीसी टेक्निक, अभी देखिए एलपी वाला पेपर हुआ है। एलपी वाला पेपर अभी डलहौजी ना होता तो आप लोग एलपी वाला पेपर ऊपर थोड़ी दे पाते। जैसे लोग ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, या रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ गई, टेक्नीशियन की आ गई, एलपी की आ गई, तो ये डलहौजी की देन है। मनाओ कि जो रेलवे में नौकरी मिल रही है, नहीं तो नौकरी वोकरी थोड़ी मिलता भाई, रेलें न रहते कहाँ नौकरी मिलती। तो अब 1853 में पहली रेल इन्होंने चलवाया बम्बई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर था। ये तो सब मान लीजिए पूछा जाता है। इसमें एक नया पॉइंट ये है, हमको लग रहा है कि इसको पूछेगा आने वाले दिनों में। तो जो रेलगाड़ी, जो लाइन बिछी थी, काम रेल का हुआ था, उसका ठेका गेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी को ठेका दिया गया था। ये चीज़ मतलब नहीं कोई बताता है। मुंबई से थाने 1803 पर 34 किलोमीटर, ये चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं। फिर पहली लाइन ये बिछवाया, दूसरी लाइन 1854 कलकत्ता से रानीगंज के बीच केआर बिछाया, कलकत्ता रानीगंज। फिर 1856 में कराची से लाहौर की, कलकत्ता वो नहीं, ध्यान दीजिएगा, कराची से लाहौर। 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछवाया। किसने? यही डलहौजी ने। और यहीं पे देखिए पूछा गया है, रेलवे ने पूछा गया है कि पिन कोड कब शुरू किया गया था। कमेंट में करके बताइएगा पिन कोड कब शुरू किया गया था। आगे फिर देखिए पीडब्ल्यूडी में कौन है? डलहौजी है। वही डल झील वाला डलहौजी। पीडब्ल्यूडी पुल सड़क, जीटी रोड, नहर आदि बनवाया पीडब्ल्यूडी में। फिर देखिए डाक का भी प्रचलन डलहौजी ने करवाया। 1854 ईस्वी में ई डाक टिकट का प्रचलन करवाया। 2 पैसे की दर से किया जाता था डाक वाला काम उस समय। तो देखिए डलहौजी 1854 में ई डाक टिकट का प्रचलन करवाया। फिर शिक्षा के मामले में जितना विश्वविद्यालयों का काम हुआ है, डलहौजी की देन है वो सब। तो देखिए वुड डिस्पैच का गठन 1854 में डलहौजी ने करवाया, विश्वविद्यालय के देखने रेखने के बाद में। और यही वुड डिस्पैच का गठन, यही चल के आगे लोक शिक्षा विभाग का गठन बन गया था। यही मतलब लोक शिक्षा विभाग बन गया था। तो लोक शिक्षा विभाग, वुड डिस्पैच, ये सब विश्वविद्यालयी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए डलहौजी ने किया था। तो हालांकि विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा देन जो है डलहौजी का है। जो इस समय आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस देते हैं, लोग बीएचयू में पढ़ने जाते हैं, वो डलहौजी की देन है। डलहौजी ना होता तो आप समझ लीजिए कि यहाँ इंट्रेंस थोड़ी दे पाते। आप एलएलबी करते हैं ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वो चीज़ है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड लक, मेहनत करते रहिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम ये बता दें कि ये रेल वाला जो था, रेल वाले में अक्सर ये पूछता है कि देखिए 1853 में जो गाड़ी चली, पहली पैसेंजर गाड़ी 1853 में चली। पहली बिजली वाली गाड़ी 1925 में चली। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गाड़ी 1859 में अपने इलाहाबाद से कानपुर के लिए चली थी। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गए। कानपुर जो है वो कानपुर सीएनबी के नाम से जाना जाता है, कानपुर सेंट्रल। तो 1859 में अपने यूपी में पहली गाड़ी चली। 1853 में पहली पैसेंजर गाड़ी चली। 1925 में पहली बिजली वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन
ट्रेन चली। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, आप लोग ज़रूर नौकरी पाएंगे, ज़रूर से ज़रूर पाएंगे, बस मेहनत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। ओके, थैंक यू।